गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राखी गर्ग, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास चैप्टर 1 सेट्स। यस, सेट्स चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम रहेगा फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक सेट्स। किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ बेसिक टर्म्स, अभी आप जस्ट 10th पास करके अभी आप जस्ट 10th के बाद 11th क्लास में आए हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द टॉपिक, कि हम किस तरह की चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। 10th के बाद जब बच्चे 11th में आते हैं तो एक नई तरीके का मैथमेटिक्स उनके सामने आता है, और उस नए तरह के मैथमेटिक्स का बेस है मेरे पास सेट्स। अगर आपने सेट्स नहीं पढ़ा तो सीरियसली आगे जाके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें हम सेट्स का यूज़ करते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स का हम वहाँ पर यूज़ हमें करना होता है। सेट्स पे जो हम ऑपरेशन सीखते हैं उनका यूज़ हमें करना होता है। बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ है। तो दिस इज़ द बेस ऑफ द मैथमेटिक्स। तो हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। ठीक है, पूरा मैथ्स बहुत आसान है। सीरियसली मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट इट रिक्वायर्स ओनली टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज़ रेगुलरिटी एंड द सेकेंड वन इज़ प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेट्स बेसिकली क्या होता है। मैं बताती हूँ सेट्स की डेफिनेशन क्या है। बुक में सेट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन। अगर हमने मैथमेटिक्स में हर टर्म को डेफिनेशन के साथ समझ लिया तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो समझते हैं हम डेफिनेशन किसकी, सेट्स की। ये कहते हैं कि एक वेल डिफाइंड, ये जो वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया है ना, इसको ना बिल्कुल ऐसे बॉक्स में लगा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है वेल डिफाइंड, जिसका मीनिंग हम बोल देते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये रट जाती है सबको ये डेफिनेशन, लेकिन जो इसका मीनिंग है ना वेल डिफाइंड, इसमें पूरा सेट छिपा हुआ है। सेट की पूरी डेफिनेशन ही इस वर्ड में छिपी हुई है, वेल डिफाइन होना। क्या मतलब होता है वेल डिफाइन होने का? वेल डिफाइन होने का मतलब होता है एक चीज जिससे हर इंसान सेटिस्फाइड हो। जैसे मैंने ये कहा कि मेरी क्लास में एक बच्चा है, वो 80% स्कोर करता है और मुझे लगता है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन किसी और को शायद ना लगे कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है। शायद उन लोगों को ना लगे जो 95 से अबव स्कोर करते हैं, क्योंकि उनके लिए इंटेलिजेंसी का मतलब 90% से अबव है। यानी कि यहाँ पर किसी के भी इंटेलिजेंट होने का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो मार्क्स को तवज्जो ही नहीं देते, उनके लिए वो बंदा जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है। हर इंसान इंटेलिजेंट अलग अलग सेंस में, किसी के अंदर इंटेलिजेंसी होती है हाथ के हुनर की, अपने हाथों में पेंटिंग इतनी अच्छी करते हैं कि वो पेंटिंग में इंटेलिजेंट है। कई लोग इतनी अच्छी स्टिचिंग करते हैं कि वो स्टिचिंग में इंटेलिजेंट है, कई लोग डिजाइनिंग में। तो इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन है? आप किसको कहोगे कि वो पढ़ा लिखा है तो इंटेलिजेंट है? कोई अगर इंग्लिश बोलता है तो इंटेलिजेंट है? नहीं, है ना। इंग्लिश बोलना इंटेलिजेंसी का क्राइटेरिया नहीं होता, राइट। तो इंटेलिजेंसी का क्या क्राइटेरिया है? आप किसको कहोगे इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट एक ऐसी टर्म है जो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते ना कि ये बंदा इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है। जिसको मैं कह रही हूँ इंटेलिजेंट नहीं है, मे भी वो इंटेलिजेंट हो पर मेरे अकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि मेरी डेफिनेशन इंटेलिजेंसी की कुछ और है, राइट। तो इंटेलिजेंसी
इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म। ये वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, क्योंकि ये हर इंसान के लिए वेरी करेगी, हर इंसान के लिए अलग अलग होगी। एक ऐसी टर्म, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इंग्लिश के वॉवल्स बताओ, इंग्लिश के वॉवल्स, मैंने क्या कहा, इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स हैं, वी ऑल नो कि 5 वॉवल्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये जो मैंने कहा ना कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स बताओ, तो ये एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन है, वेल डिफाइंड टर्म है, ये एक वेल डिफाइंड चीज है। जितने भी लोग हैं सभी सेटिस्फाइड होंगे कि यस, ए है, ई, आई, ओ और यू, बस यही मेरे पास ऐसे 5 अल्फाबेट्स हैं जो वोवल्स हैं, और हर इंसान इस चीज को मानेगा कि हाँ ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है कि ये वोवल है और ये वोवल नहीं है, ये पहले से ही वेल डिफाइंड, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि जहाँ किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, वो वेल डिफाइंड चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ मैंने क्या किया है, कुछ लेटर्स उठा के कलेक्ट कर लिए, ए एक लेटर है, ई, आई, ओ, यू, ये मैंने कुछ लेटर्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया, तो ये कलेक्शन है किसकी, कुछ लेटर्स की। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और ये सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इज कॉल्ड सेट। तो मैं कहूँगी कि ये सेट फॉर्म कर जाएगा, ये क्या फॉर्म कर जाएगा, सेट। इसको सेट बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीजें चेक की हैं कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये कलेक्शन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसमें होने चाहिए, तो वो सेट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, और ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कराई कि ये होती है डेफिनेशन। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर। मैंने आपसे कहा जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको कलेक्ट करो। आपने उठा लिए, क्लास में से आपने सब बच्चों से पूछा कि भाई बेस्ट कौन है, किसी ने कहा कि वो बेस्ट है, किसी ने कहा वो, सब ने अपने अपने बेस्ट बता दिए, और आपने वो सारे बेस्ट इकट्ठे करके और आपने कलेक्शन बना लिया, ठीक है। अब वो कलेक्शन हो गया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, अलग अलग प्लेयर्स हैं, कलेक्शन हो गया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, तो क्या वो सेट हो जाएगा। सेट होने के लिए उसको वेल डिफाइंड भी होना पड़ेगा, तो क्या वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, सबकी राय एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कपिल देव इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर थे, कपिल देव, ठीक है। मैंने उनका नाम यहाँ पर लिख दिया, लेकिन हो सकता है कि कोई कपिल देव को कहे कि नहीं, मुझे तो वो नहीं लगता कि बेस्ट प्लेयर है, मैं उसको नहीं रखना चाहता। अब मैं अगर किसी से भी कहूँगी बताओ आपके लिए बेस्ट प्लेयर कौन है, जरूरी तो नहीं आप कपिल देव का नाम लो, आप कह दोगे हाँ हाँ वैसे वो भी बेस्ट ही है, लेकिन आपने नाम तो उसका नहीं लिया ना, है ना। जैसे मैंने कहा सौरभ गांगुली, ठीक है, मैंने कह दिया धोनी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि धोनी सबके लिए बेस्ट प्लेयर हो, किसी के लिए बेस्ट कुछ हो सकता है, किसी के लिए बेस्ट कुछ हो सकता है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, बेस्ट होना, ब्यूटीफुल होना, इंटेलिजेंट होना, ये सब चीजें, गुड होना, गुड हॉकी टीम के प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स, है ना, गुड मूवीज, तो इनका कोई भी वेल डिफाइंड नहीं है ये टर्म्स, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर के कभी भी सेट नहीं बनाती हैं, ऐसी टर्म्स कभी भी सेट नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो अभी हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इस पर, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स। जितने भी प्राइम इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन। अब प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर या तो 1 से या फिर अपने आप से डिविजिबल होते हैं, यानी कि वो नंबर्स जिनके 2 ही डिवाइजर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो वो सभी नंबर्स कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स।
तो हमें क्या कंफ्यूजन है इस चीज में कि 10 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। कोई भी अगर मैं नंबर उठाती हूँ तो मैं उसको बहुत इजीली बता सकती हूँ चेक करके कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। इट मीन्स, और सबकी एक ही राय होगी इस चीज में, सबकी सेम सबका एक व्यू होगा। मैंने कहा कि 10 प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो सब यही कहेंगे कि प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि जब किसी बात को लेकर के सबके एक जैसे विचार हों तो वो वेल डिफाइंड है ना। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स, सभी का ये सेम होगा, तो ये सबकी एक ही राय में लगे हुए हैं, इसमें सबका सेम होगा व्यू। तो इसीलिए हमारे पास ये जो है एक सेट बनेगा, इट फॉर्म्स अ सेट, ये सेट है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही बताना है कि इनमें से कौन से सेट बनेंगे और कौन से सेट नहीं बनेंगे। तो यस, ये सेट हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इंडिया में जो अच्छे हॉकी के प्लेयर्स हैं उनका कलेक्शन हम कर रहे हैं। अच्छे हॉकी प्लेयर कौन हैं? क्या इसमें सबकी एक जैसे व्यू हो सकते हैं? हो सकता है कि आपको कोई और प्लेयर अच्छा लगे, मुझे कोई और, किसी और को कोई और प्लेयर अच्छा लगे, यानी कि यहाँ जितने लोग होंगे उतनी ही पसंद होंगी। तो यहाँ किसी का भी एक जैसा मत नहीं होगा, एक जैसा व्यू नहीं होगा, सबके अलग अलग पसंद होंगी। तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म। कौन सी? गुड, गुडनेस, गुड होना इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म। थर्ड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन इंडिया। रिच पीपल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिच? एक इंसान जिसके पास 1 लाख रुपए है वो रिच है, या जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वो रिच है, या फिर जिसके पास 1 अरब रुपए है वो रिच है। रिचनेस की क्या डेफिनेशन है? मैं कहती हूँ कि मेरे पास 100 रुपए है लेकिन मैं भी रिच हूँ। रिच होने का कोई भी वेल डिफाइंड, रिचनेस इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म। रिचनेस सिर्फ पैसों से नहीं देखी जाती है, इंसान के अंदर अगर बहुत नॉलेज है तो भी वो रिच है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रिच पीपल, रिच पीपल नहीं पता हमको, ऐसा तो रिच पीपल हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि मैं, जो इंसान अपना अच्छे से भरण पोषण कर रहा हो, अच्छे से खाना खा रहा हो, अच्छे से रह रहा हो, अच्छे कपड़े पहनता है, मतलब इतना कमाता है कि एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके, तो इसका मतलब वो रिच है। या फिर अंबानी रिच है। तो रिचनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबका अलग अलग व्यू होगा इसको लेकर के। सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म, इन शॉर्ट इट इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं ना, उसका कलेक्शन। अब इसमें क्या किसी को दो राय हो सकती हैं, किसी के दो अलग अलग व्यूज हो सकते हैं कि मैंने कहा गोदान, गोदान किसने लिखा है पता नहीं, शायद मुंशी प्रेमचंद ने लिखा हो या नहीं लिखा हो। अरे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगा, ये तो फिक्स है ना, आप गूगल सर्च कर लो, गूगल पे देख लो ना मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है, वो सब उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबका एक जैसा व्यू होगा, एक जैसा मत होगा, विचार होगा, तो इसका मतलब इट इज अ सेट, ये सेट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है तो हमें पता होगा कि यस और नो। द कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। अब ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं सबको पता है, 1, 3, 5, 7, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना। यानी कि जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसमें सबका एक जैसा आंसर निकल के आए, वो सेट बन जाएगा। सो इट इज अ सेट। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 3 ये सेट है और 2 हमारे पास सेट नहीं है। तो इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, सेट की डेफिनेशन ही की है। देखते हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज नोटेशन ऑफ सेट्स। सेट को किस तरीके से नोटेट किया जाता है। सबसे पहली चीज मैंने लिखी है कि सेट्स यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कि यूजुअली हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगर कहीं पर लिखा है कैपिटल लेटर H, लेट्स से कहीं लिखा है कैपिटल लेटर H, तो इट मींस दिस इज डिनोटेड अ सेट। ये जो वर्ड है, ये जो लेटर है H, ये किसको डिनोट कर रहा है कि H इज अ सेट, कि H सेट को डिनोट कर रहा है।
क्योंकि कैपिटल लेटर्स सेट को डिनोट करते हैं, कंप्लीट सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स। सेकेंड मैंने लिखा है द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। सबसे पहले बात आती है कि ये एलिमेंट क्या है ना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम एलिमेंट किसको कहते हैं। तो किसी भी सेट में क्या क्या आएगा, जैसे मैंने कहा था इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट होता है, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट इंग्लिश वोवल्स का सेट होता है। तो इंग्लिश वोवल्स मैंने लिए थे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स। जो इंग्लिश वोवल्स का हमने सेट बनाया था उसमें ए क्या है, उस सेट का एक एलिमेंट है, मतलब मेंबर है, सेट का एक मेंबर, यू कैन से दैट। ई क्या है, उसका एक एलिमेंट है, मेंबर है। आई, ओ, यू, ऑल दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स का मतलब होता है उसका मेंबर होना। तो द एलिमेंट्स ऑफ द सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं मेंबर्स को। जो सेट के अंदर मेंबर्स होते हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से। और पूरे सेट को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कहीं पर अगर कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है इन जनरल टर्म में, इसका मतलब वो सेट को डिनोट कर रहा है। और अगर कहीं स्मॉल एच यूज हो रहा है, कहीं पर अगर स्मॉल एच यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वो सेट के अंदर का मेंबर डिनोट हो रहा है। ये सेट के अंदर की मेंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसको पूरे सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने लिखा एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। किसी को भी सेट की फॉर्म में लिखने के लिए, सेट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स कैसी होती है, ऐसी होती है। इनके बीच में हम उसके मेंबर्स को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम मेंबर्स को लिखेंगे। तो यहाँ मैंने, आप देखेंगे साइड में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो इन सभी एग्जांपल्स को मैं आपको सेट की नोटेशन फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ कि मैथमेटिकली, ये तो मैंने कैसे लिखे हैं, वर्डली लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं। मैथमेटिकली मैं इन सेट्स को कैसे लिखूंगी, अभी हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं लिखूंगी फर्स्ट। फर्स्ट को अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, आप सबको पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऑल दीज आर इंटीजर्स। अब इनमें भी इवन कौन से होते हैं, इनमें इवन होगा 0, 2, 4, -2, -4, ये सारे इवन होंगे। मुझे क्या करना है, इन सारे इवन इंटीजर्स का सेट फॉर्म करना है। तो सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर, तो मैंने कैपिटल लेटर ले लिया A इक्वल टू, इसके ये मेंबर्स हैं और इन मेंबर्स को लिखना है कर्ली ब्रैकेट में। तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। क्या क्या मेंबर्स हैं, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। नेगेटिव -2, -4 एंड सो ऑन। और हम इस कर्ली ब्रैकेट को एनक्लोज कर देंगे। कोमा लगा के हम एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे। कोमा लगा के मेंबर्स को सेपरेट करेंगे। तो ये हमने नोटेशन लिखी है फर्स्ट वाले सेट की मैथमेटिकली, कि इस सेट को मैथमेटिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगला सेट लिखते हैं। देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर्स J। सारे के सारे मंथ जो है हमको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते हैं। इनमें से बिगिनिंग विद द लेटर J, वो सारे मंथ्स जो J से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जून, जुलाई, उनको उठाओ और उनका कलेक्शन बनाओ। ठीक है, और उस सेट को बताओ, उस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ इस सेट को कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देती हूँ।
इट इज अ नेम ऑफ द सेट एक्चुअली। ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, इट इज द नेम ऑफ द सेट। और नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। मैंने बी रखा है, आप सी भी रख सकते हो, एक्स भी रख सकते हो, वाई भी रख सकते हो, एम एन के कुछ भी रख सकते हो। इट इज अ नेम, जो आपको पसंद है वो नाम आप अपने सेट का रख सकते हो। कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं इसके मेंबर्स। अगर हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा। इसका मतलब ये सेट रिप्रेजेंटेशन गलत है, ये सेट आपने लिखा ही नहीं है। बिना कर्ली ब्रैकेट के हम सेट नहीं लिखते। अगर मैंने लिखा है a इक्वल टू 2, तो मैथमेटिकली इसका मतलब है कि a की वैल्यू 2 है। मैथमेटिकली a इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन अगर मैंने इस 2 को इस तरह से ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिख दिया तो अब ये बिल्कुल अलग हो गया। अब मैथमेटिकली इसका मतलब है कि a एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 2 और उस सेट का एक मेंबर है 2। a इज द सेट विच हैज वन मेंबर दैट इज 2। इज इट क्लियर? तो कर्ली ब्रैकेट लगाने से वो नंबर्स का कलेक्शन सेट बनेगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। मैंने अगर ऐसे नंबर्स डाल दिए 2, 4, 6, 8, this represent a sequence, not a set. But if we put curly brackets, then it represents a set of even natural numbers. Very very simple. कर्ली ब्रैकेट में ही सेट्स लिखा जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो अब हमें बी सेट लिखना है। बी सेट बी को हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से क्या क्या स्टार्ट हो रहा है? जे से जनवरी, जुलाई और जून, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने देखा कि बी में हमारे पास 3 मेंबर्स आए हैं, 3 मेंबर्स, 3 एलिमेंट्स हैं किसके? बी के। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड का नाम मैं सी रख देती हूँ और कर्ली ब्रैकेट पहले से ही लगा देती हूँ क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। अब देखते हैं मेंबर्स क्या आएंगे, वो इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसमें कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। अब इंग्लिश वॉवल्स तो सबको पता है, ए कोमा, ई कोमा, आई कोमा, ओ कोमा, यू। यहाँ हम कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड नोट में लिखा है कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, कि जो मेंबर्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और जो पूरे का पूरा सेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। दिस इज इट इज द मैथमेटिकल नोटेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ वाले सेट का नाम मैं डी रख देती हूँ। डी में देखेंगे क्या आता है। कर्ली ब्रैकेट लगानी नहीं भूलना है, कर्ली ब्रैकेट जरूर लगानी है। ठीक है, तो हम फोर्थ में देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं उन सब का कलेक्शन इस फोर्थ नंबर का सेट होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो m है, m 2 टाइम्स है, लेकिन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन द सेट क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था सेट का, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग। तो रिपीटिशन मैटर नहीं करता, तो हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, m एक ही बार लिखेंगे, m a कोमा कोमा लगाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पूरा एक वर्ड लिखा है मैथमेटिक्स, लेकिन मैं यहाँ लेटर्स लिख रही हूँ। एम के बाद कोमा लगाऊंगी कि एम एक लेटर है कोमा, दूसरा लेटर है ए कोमा। ठीक है, तो ये एलिमेंट हैं अलग अलग, एम ए टी एच ई। एम को रिपीट नहीं करना, ए भी रिपीट नहीं करेंगे, टी भी रिपीट नहीं करेंगे, आई सी और एस, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया फोर्थ नंबर का सेट। नाउ कम टू द फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू। लेस देन या तो छोटा हो और या फिर इक्वल टू 10, 10 भी हो सकता है या फिर 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन और उसका सेट बनाओ। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे ई में नाम दे देती हूँ। इसमें आएगा 1 2
6 देख लेते हैं। F में उसको नाम दे देती हूँ। इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5 से छोटे। यहाँ लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा, 5 से छोटे, मतलब 5 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 5 से छोटे लेने हैं। 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, बस। तो ये हमने देखे कि किस तरह से हमने इन सभी सेट्स को मैथमेटिकली डिनोट किया है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द नोटेशन ऑफ द सेट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेट को नोटेट करते हैं। ठीक है, एक तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अभी हम देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीजें जितनी छोटी होती है ना, एक्चुअली में सीरियसली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पता नहीं छोटी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप दो वर्ड्स देखोगे, यहाँ दो सिंबल है, एक ये सिंबल है और एक हमारे पास ये सिंबल है। ठीक है, यहाँ ये दो सिंबल आपने देखा, एक ये ऐसा ई जैसा बनाया, पहले सी बनाया और बीच में एक ऐसे लाइन लगा दी। यहाँ पर भी पहले सी बना के और ये बना के और उसको कट कर दिया, ऐसे काट दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है बिलोंग्स टू और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, कि भाई बिलोंग कर रहा है तो ये सिंबल, बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये सिंबल। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ सेट्स लिखे हुए हैं, इनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं इन दोनों सिंबल्स को। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस पुट कर रही हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरीके से वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0-A, सेकंड में मैंने लिखा है 100-A, थर्ड मैंने लिखा है March-B, फोर्थ हमने लिख दिया D-C, फिफ्थ हमने लिख दिया S-D और सिक्स्थ हमने लिखा 4-F। तो यहाँ ये मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं। यहाँ मुझे ये सिंबल्स पुट करने हैं कि बिलोंग्स टू कहाँ आएगा और डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पर आएगा। किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है, समझते हैं इसको और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिख रहा है कि 0-A बताना है 0 बिलोंग्स टू आएगा या 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि 0 यहाँ एलिमेंट है और ये सेट्स हैं। ये क्या है, सेट्स है। ये क्या एलिमेंट है और ये क्या है, सेट्स है, राइट। तो हमने देखना है कि क्या 0 इस ए में बिलोंग कर रहा है। ए सेट देखो कौन सा है, ये रहा ए सेट कौन सा है। क्या इस सेट में 0 आपको नजर आ रहा है, यस आ रहा है, तो इसका मतलब इट बिलोंग्स टू, तो हम ये सिंबल लगा देंगे 0 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट देखते हैं 100-A, 100-A, तो 100 इसमें बिलोंग कर रहा है या 100 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। सेट ए है ये, इसमें देखो 100 आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ डैश डैश है तो इसका मतलब यही है ना कि स्टॉप हो गया। इसका मतलब है डैश डैश का मतलब है कि इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और चलते ही जा रहे हैं, एंड इन हो ही नहीं रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसमें। तो हम देखेंगे 6, 8, 10, 12 सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या 100 इवन नंबर इसमें आएगा, यस आएगा, इसमें 100 आएगा, तो 100 बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि मार्च बी सेट में बिलोंग करेगा, मार्च, ठीक है। बी सेट में मैंने देखा है कि जनवरी, जुलाई एंड जून है, मार्च वहां पर है ही नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंबल्स पुट करने हैं, वेरी वेरी सिंपल है। डी हम देखते हैं कि क्या डी सी सेट में है, सी ए सेट है, मैंने देखा कि क्या यहाँ डी है, डी यहाँ नहीं है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या एस है डी में, एस मैंने देखा डी में, हाँ एस डी में है, तो इट बिलोंग्स टू। 4 एफ में है, एफ पे चले जाओ, एफ में 4 है, तो यस इट बिलोंग्स टू। तो बहुत ये आसान है ये दोनों कॉन्सेप्ट, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे जो पढ़ने वाले हैं